हाउ आर यू, कैसे हो आप सब। आज हम एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे। मेरा नाम है राहुल शर्मा। कौन सा टॉपिक है? आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है। कौन सी? आयनाइजेशन एंथैल्पी किसे कहते हैं। आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये टॉपिक क्लास 9th के लिए, 10th के लिए, 11th के लिए और 12th के लिए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम में पूछा जाता है कि आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है। इसको आज हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो देखो मैंने क्या लिखा है, देखो एक बार। आयनाइजेशन एंथैल्पी पहले मैं समझाता हूँ, फिर उसके बाद मैंने क्या लिखा है वो भी समझा दूंगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ये कोई एटम है। क्या है? ये कोई क्या है? एटम है। एटम के बीच में जो ये गोला है, ये स्फीयर है, इसको हम क्या मान लें? न्यूक्लियस मान लें। क्या मान लें? न्यूक्लियस मान लें। अच्छा, न्यूक्लियस से जो आउटर सेल है, मतलब सबसे बाहर वाला जो सेल है, तो ये सेल कौन सा कहलाता है? आउटर मोस्ट सेल कहलाता है। क्या कहलाता है? आउटर मोस्ट सेल। देखो ये लिख रखा है, क्या कहलाता है? आउटर मोस्ट सेल कहलाता है। क्या कहलाता है? आउटर मोस्ट सेल कहलाता है। आउटर मोस्ट सेल के अंदर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। इन इलेक्ट्रॉनों के द्वारा ही प्रत्येक एलिमेंट, एवरी एलिमेंट क्या बनाता है? बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। इसके अकॉर्डिंग हम बताते हैं कि कोई भी एलिमेंट कितना बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, कितने बॉन्ड का मेकिंग करेगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से जो आउटर मोस्ट जो सेल है, इसमें से क्या, इसमें से हमें एक इलेक्ट्रॉन क्या करें? रिमूव करें। क्या करें? एक इलेक्ट्रॉन को हम रिमूव कर दें। क्या कर दें? एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करें। तो रिमूव करने के लिए इस एटम को क्या करना पड़ता है? हमें एनर्जी डोनेट करनी पड़ती है। क्या करनी पड़ती है? एनर्जी को डोनेट करनी पड़ती है। जब एनर्जी डोनेट करेंगे दोस्तों, तो उस टाइम यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा? रिमूव होगा। और एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होने पर यहाँ पे या तो एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होने से पॉजिटिव आयन मीन्स कैटायन का क्या करता है? फॉर्मेशन होता है। क्या होता है? कैटायन का फॉर्मेशन होता है। अब यहाँ पे जब एक इलेक्ट्रॉन है, देखो एक बार, जब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, क्या है? एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? रिमूव कर रहे हैं। एक याद रखना, कौन से कर रहे हैं? आइसोलेटेड गैसेज एटम में से। तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन क्या किया हमने? रिमूव किया। ये एटम था, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हैं। यहाँ पे क्या दे रहे हैं? इसको एनर्जी दे रहे हैं। एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करते ही यहाँ पे क्या हो जाएगा? इस एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। क्या आ जाता है? पॉजिटिव चार्ज। याद रखना, जो भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, जो भी एटम, उनके ऊपर क्या आता है? पॉजिटिव चार्ज, मतलब कैटायन का फॉर्मेशन करता है। और जो इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट करते हैं, उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, उनको एनायन का फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ से क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ। इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ तो यहाँ पे क्या है? इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया। अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? रिमूव हो गया। अब जब इस एटम में से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए इसने हमने इसको कितनी एनर्जी डोनेट की, या इस एटम ने कितनी एनर्जी को एक्सेप्ट किया, उस एनर्जी की जो कैलकुलेशन है, जो एनर्जी का मान है, कैलकुलेशन है, उस जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है इस एटम में से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, उस एनर्जी को ही क्या बोलते हैं? आयनाइजेशन एंथैल्पी कहा जाता है। इतनी बात समझ आ गई? क्लियर है यहाँ तक? कोई कंफ्यूजिंग है तो मुझे बताना कमेंट में। फिर दोबारा बता रहा हूँ कि कोई भी आइसोलेटेड गैसेज एटम है या कोई भी एटम है, एटम ओनली न्यूट्रल होना चाहिए। इसमें से एक इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में से, किस में से? आउटर मोस्ट सेल में से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए जितनी एनर्जी उस एटम को चाहिए, उस एनर्जी की कैलकुलेशन मान ही क्या कहलाता है? आयनाइजेशन एंथैल्पी कहा जाता है। इतनी बात समझ आ गई? यहाँ तक क्लियर है? कंफ्यूजिंग है कोई? अच्छा, अब ये भी इलेक्ट्रॉन किससे निकलता है? ग्राउंड स्टेट से। किससे निकलता है? ग्राउंड स्टेट से। मीन्स जो एटम के बाहर वाला जो सेल होता है उसको हम क्या बोलते हैं? ग्राउंड स्टेट कहा जाता है। आगे देखो एक बार, जैसे हमें, मैं एक टॉपिक और है इसके अंदर,
फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एंथैल्पी भी कितने टाइप की होती है, 3 टाइप की होती है। कितने टाइप की होती है, 3 टाइप की। फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी, थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी। इनका मान सबका क्या होता है, अलग अलग होता है, अलग अलग प्राप्त होता है। इसके अकॉर्डिंग इसको क्या कह दिया, या फिर हम जितने इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे उसके अकॉर्डिंग इसका फर्स्ट, सेकंड और थर्ड इसका नाम दिया गया है। ठीक है। अच्छा, अब एक बार देखना है इसको हमें। फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या है, मैंने अभी क्या बताया था कि जैसे कि यहाँ से ए एटम है, एक एटम में से हमें एक इलेक्ट्रॉन को क्या करना है, रिमूव करना है आउटर सेल में से। किसमें से, आउटर सेल में से एक इलेक्ट्रॉन को क्या करें, हम रिमूव करें। अब रिमूव करें तो इसको क्या दे रहे हैं, एनर्जी डोनेट करें, या एटम एनर्जी एक्सेप्ट करता है। और यहाँ पे क्या जाता है, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करते ही यहाँ पे क्या आएगा, इसके ऊपर, एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है। क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाता है। तो ए को हमने कितनी एनर्जी दी, उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन एंथैल्पी कहते हैं। ठीक है। अब यहाँ से हमें एक इलेक्ट्रॉन निकाला, तो एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट हुई, कितनी एनर्जी क्या हुई, रिक्वायरमेंट हुई। उस एनर्जी को ही हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी कहा जाता है। मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए न्यूट्रल एटम में से जितनी एनर्जी की हमें रिक्वायरमेंट होती है, उस एनर्जी को क्या बोलते हैं, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी कहा जाता है। इतनी बात क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गया। अच्छा देखो, मैंने ये लिखा है, द एनर्जी रिक्वायरमेंट टू रिमूव द मोस्ट लोसली बॉन्ड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आइसोलेटेड गैसेज एटम कॉल्ड द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। इसको रिप्रेजेंटेड करते हैं डेल्टा आई एच 1 से। ठीक है ना, तो मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकला, इसलिए अपने इसमें क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजिंग है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमने इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं। तो यहाँ देखना है, न्यूट्रल गैसेज स्टेट कन्वर्टेड इनटू द मोनोचार्जिंग कैटायन। मैंने यही बताया था, जब इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, रिमूव होगा, तो उसके ऊपर पॉजिटिव आयन आएगा, और पॉजिटिव आयन को क्या बोलते हैं, कैटायन बोलते हैं। तो यहाँ पे कोई मेटल है या कोई भी एलिमेंट है, इसने एनर्जी ली, और यहाँ पे किसमें, एम पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया, इलेक्ट्रॉन रिमूव किया। तो अब जो ये हुआ, इसको क्या बोलेंगे, मोनोचार्जेज कैटायन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मोनोचार्जेज कैटायन एटम बोलेंगे। इतनी बात क्लियर है यहाँ तक। अच्छा, अब आपका क्वेश्चन होगा कि सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी किसे कहते हैं, कौन सी, सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी किसे कहा जाता है। ये देखो आप, तो हमने क्या पढ़ा था कि एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करें तो उसमें जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट हुई, उसे फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी का क्या बोला, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब यहाँ पे सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी किसे बोलेंगे, जिसे हमारे पास किसका फॉर्मेशन हुआ, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी के अंदर एम पॉजिटिव का फॉर्मेशन हुआ था। अब इसमें से क्या करते, एक इलेक्ट्रॉन को और रिमूव कर दे, किसमें से, एम पॉजिटिव में से, या फिर हम क्या बोलते हैं, कैटायन में से। मतलब कैटायन है जिसके ऊपर 1 पॉजिटिव चार्ज है, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर दें, और रिमूव कर दें। एक इलेक्ट्रॉन को और रिमूव करेंगे, तो अब दूसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए जितनी एनर्जी इसको हमने डोनेट की, या जितनी एनर्जी इसने एक्सेप्ट की, उस एनर्जी का मान ही क्या कहलाता है, सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी कहलाता है। अब जब इसने सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालेगा, तो इसके ऊपर क्या जाएगा, एम पॉजिटिव, मतलब +2 चार्ज आ जाएगा। ठीक है ना, इसे ही हम क्या बोलते हैं, सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी कहा जाता है। ऐसे ही थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है। थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी में क्या होगा, देखो एक बार, अब हम क्या करें, वो M+2 का फॉर्मेशन हुआ, मतलब जिसके ऊपर +2 चार्ज होता है, ये भी क्या करे, एक इलेक्ट्रॉन और रिमूव करे। क्या करे, एक इलेक्ट्रॉन और रिमूव करे, तो ये क्या करेगा, एनर्जी को एक्सेप्ट करेगा। जब एनर्जी को एक्सेप्ट करेगा, क्या बनाएगा, M+3 आयन का फॉर्मेशन करेगा, जिसे क्या बोलते हैं, कैटायन। तो अब M+2 को एनर्जी कितनी दी है, इसने कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट हुई, उस एनर्जी को थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, उस एनर्जी का मान थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी कहते हैं। इतनी बात समझ आ गई, क्लियर है यहाँ तक। तो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड 3 टाइप की क्या होती है, आयनाइजेशन एंथैल्पी कहते हैं। अच्छा, अब आगे देखो कि आपके दिमाग में क्वेश्चन होगा कि सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी किसकी होगी, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, या सेकंड, या थर्ड। तो हमेशा याद रखना, जो थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी है उसका मान सबसे अधिक होता है, उसके बाद सेकंड का, उसके बाद
फर्स्ट का, तो पहले थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी का मान बहुत अधिक होगा, और फिर सेकंड का, और फिर उसके बाद फर्स्ट का आयनाइजेशन एंथैल्पी का मान सबसे अधिक होता है। अब हमारे पास क्वेश्चन आता है कि हमारे जो पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर लेफ्ट टू राइट जाएं या टॉप टू बॉटम जाएं, मतलब पीरियड्स के अंदर जाएं या ग्रुप्स के अंदर टॉप टू बॉटम जाएं, तो उसके अंदर क्या इफेक्ट पड़ेगा आयनाइजेशन एंथैल्पी का, तो वो हम देखेंगे अब डिटेल से। ठीक है, देखो एक बार कि हम क्या कर रहे हैं, ऑन गोइंग लेफ्ट टू राइट इन ए सेम पीरियड, है ना, तो द वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेज। मीन्स क्या बोल रहा है कि हमारे पास ये क्या होते हैं, ग्रुप होते हैं किसी पीरियड्स के अंदर, और ये क्या होते हैं, पीरियड्स होते हैं। क्या होते हैं, पीरियड्स, मतलब जो ऐसे होंगे उनको ग्रुप्स बोलेंगे, और ऐसे होंगे जो पीरियड्स बोलेंगे। पीरियड 7 से होते हैं, ग्रुप 18 से होते हैं। तो हम पीरियड्स के अंदर क्या जा रहे हैं, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट जाएंगे। तो लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो हम जानते हैं जब लेफ्ट टू राइट जाने पर एटॉमिक जो साइज है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज होता है। एटॉमिक साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है। क्यों, क्योंकि एटॉमिक नंबर क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा तो जेड इफेक्टिव का मान भी क्या हो जाता है, या जेड इफेक्टिव भी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, और साइज क्या होता है, डिक्रीज होगा। तो लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो हमारे पास साइज क्या हो गया इसका, एटम का डिक्रीज हुआ। क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। एटम का साइज क्या हो रहा है, यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। तो डिक्रीज हो रहा है तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि इसके ऊपर जेड इफेक्टिव मतलब न्यूक्लियस जो अट्रैक्शन फोर्स है वो क्या होगा, हाई होगा। इस वजह से इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, और ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी तो आयनाइजेशन एंथैल्पी का मान इंक्रीज हो जाएगा। तो याद रखना जब हम क्या करें, लेफ्ट टू राइट जाएं किसी भी पीरियड के अंदर, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी का मान क्या होता है, इंक्रीज होता है। ठीक है, यही लिखा हुआ है लास्ट तक। ठीक है, आगे क्या है, अगला पॉइंट है हमारे पास, यदि हम ग्रुप के अंदर टॉप टू बॉटम जाएं, क्या जाएं, टॉप टू बॉटम मतलब ऊपर से नीचे की तरफ, जब टॉप टू बॉटम जाएंगे तो एटॉमिक साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है। क्या होता है, एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है। और यहाँ पे एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा तो जेड इफेक्टिव का मान क्या हो जाता है, डिक्रीज। या क्या लिख रखा है, जेड इफेक्टिव या न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। क्या हो जाता है, डिक्रीज होगा। जब डिक्रीज होगा तो यहाँ पे क्या होगा, साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। साइज इंक्रीज हो रहा है तो जो न्यूक्लियस है इसके आउटर सेल के ऊपर अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा, डिक्रीज होगा, कम होगा, लेस होगा। तो इसलिए इसमें से इलेक्ट्रॉन क्या निकल जाता है, आसानी से रिमूव हो जाता है, इसमें कम एनर्जी देनी पड़ती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ग्रुप में हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो आयनाइजेशन एंथैल्पी का मान क्या होता है, डिक्रीज होता है। क्या होता है, डिक्रीज होता है। इसी में मैंने यही लिख रखा है और कुछ नहीं लिख रखा। देखो टॉप टू बॉटम जाते हैं तो आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होती है। एडिशन टू हाफ सेल स्टेप टू स्टेप, देखो आगे आगे लगे डिक्रीजेज जेड इफेक्टिव ऑफ न्यूक्लियर चार्ज, यही लिखा हुआ है जो मैंने अभी समझाया है। ठीक है, वैसे आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। तो ये था क्या कि हमारे आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, किससे इफेक्टेड होती है ना, ये मैंने समझा दिया। तो याद रखना जब हम टॉप टू बॉटम जाएंगे किसी भी ग्रुप के अंदर तो आयनाइजेशन एंथैल्पी का मान क्या हो जाता है हमारे पास, डिक्रीज होता है। क्या होता है, डिक्रीज। और पीरियड के अंदर लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो आयनाइजेशन एंथैल्पी का मान इंक्रीज हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही था। यदि आपको अच्छा समझ में आया हो, यदि नहीं समझ आया तो भी मुझे कमेंट में बताएं। यदि आपको केमिस्ट्री में कोई टॉपिक समझ में नहीं आता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।